8वें पे कमीशन के ये 7 पिलर जिन पर टिकी है केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी। साथियों, क्या आप जानते हैं ये 7 पिलर कौन से हैं? मैं आज इसी 7 पिलरों पे बात करने के लिए आया हूं और मैं साथ के साथ उन अंध भक्तों को भी एक जवाब देने के लिए आया हूं जो दो पैसे लेके जो कमेंट करके जाते हैं और जो सवाल खड़े करते हैं कि अभी तक 8वां पे कमीशन के तो TOR नहीं आए हैं, ना 8वां पे कमीशन का अभी गठन किया है, ना नोटिफिकेशन निकला है, और ये हमारे को बता रहे हैं कि 2.86 मिलेगा या 1.92 मिलेगा, क्योंकि पे कमीशन की कोई बात नहीं हो रही और हम पे कमीशन की बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं जो 2 पैसे के ट्रोलर हैं मैं उनको जवाब भी दूंगा आज। पहली बात तो ये है साथियों, क्योंकि इनको इतना तो पता ही नहीं या इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि जो 8वां पे कमीशन आयोग बनेगा, जो उसके सदस्य होंगे, वो भगवान से उतर के नीचे नहीं आएंगे, वो भी हमारे ही जैसे हैं। अगर ये जिम्मेवारी आपको दी जाए तो आप क्या देखोगे? आप भी वही चीज देखोगे जो 8वां पे कमीशन का जो आयोग देखेगा, जो उसके सदस्य देखेंगे। देश की आर्थिक स्थिति, GDP, मुद्रास्फीति, कर्मचारियों के जीवन यापन पे जो लागत आ रही है, परिवार चलाने के लिए जो खर्च हो रहा है, कर्मचारियों को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, किस तरह से उनको जो काम का कार्यालय है वहाँ पर वातानुकूलित कैसे दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई, ये तो आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं, पर हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि किस फिटमेंट फैक्टर पे बात होगी। इतना तो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो मैं आज उन 7 पिलरों पे बात करूंगा और साथ ही साथ में जो 32 लाख पूर्व सैनिकों की जो मेन मांगे हैं उन पे भी आप लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा। 8वें पे कमीशन बनने का ऐलान हो चुका है। अब सरकार को सबसे बड़ा जो काम करना, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जानकार बताते हैं कि वेतन आयोग के गठन के साथ ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। यह वह दस्तावेज है जिसके आधार पर सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन व पेंशन आदि तय होते हैं। केंद्रीय कर्मचारी यूनियन भी इसे जल्दी तैयार करने के लिए दबाव बना रही है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और बेनिफिट का संशोधन जनवरी 2026 में ड्यू है। अगर समय पर कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो इसमें देरी की संभावना है। 8वें वेतन आयोग से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनों को फायदा होगा। जनवरी 2016 के 10 साल बाद 2026 में उनकी सैलरी बढ़ेगी। इसमें मुख्य बढ़ोतरी बेसिक सैलरी में होगी। सरकारी कर्मचारियों की यूनियन NCJSIM के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि हमने सरकार से 8वें वेतन आयोग के सदस्यों के चयन और TOR को जल्द करने का आह्वान किया है। अखिल भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा समिति के महासचिव HS तिवारी के अनुसार संयुक्त पे कमीशन गठन करने के दौरान एक TOR तैयार हुआ था। उस दौरान पे बैंड की जगह पे मैट्रिक्स ने ले ली थी। अब सरकार क्या समीकरण लाती है वह देखना होगा। TOR में निम्न पहलू होते हैं: सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भर्ती और अन्य बेनिफिट की व्यापक समीक्षा करना, वर्तमान वेतन ढांचे में बदलाव की जरूरत की समीक्षा करना, समीक्षा करना, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भर्ती और अन्य बेनिफिट की व्यापक समीक्षा करना, वर्तमान वेतन ढांचे में बदलाव की जरूरत की समीक्षा करना, विशेष रूप से मुद्रास्फीति, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारियों की डिमांड के अनुरूप रिटायरमेंट कर्मियों की पेंशन संरचना की समीक्षा करना, पुरानी पेंशन योजना बनाम न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ी विसंगतियों पर विचार करना, सभी मौजूदा भत्तों में HRA, DA, TA आदि का अध्ययन कर सिफारिश करना, जरूरत पड़ने पर नए भत्तों का सुझाव देना, सैलरी में इंक्रीमेंट को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से जोड़ने की संभावना तलाशना, पदोन्नति के तरीके में पारदर्शिता बढ़ाने की सिफारिशें, विभिन्न सेवाओं और संवेगों में वेतन असमानताओं को कम करने के उपाय, महिलाओं, दिव्यांगजनों और दूर दराज क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के विशेष मुद्दों पर सुझाव, दफ्तर का वातावरण, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान देने वाली है। एक निश्चित नवी अवधि के दौरान ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप समझ में आ गया कि TOR क्या है। इन्हीं जो ये मैंने मुद्दे बताए हैं, इन्हीं को एक रिपोर्ट देनी।
अब जो रिपोर्ट देंगे वो भगवान से उतर के नहीं आए हुए कि उनको अलग ही तरह का ज्ञान है। वो इन सारी चीजों को देखते हैं जो देश में है, कि क्या मुद्दा स्थिति है, क्या कर्मचारियों के परिवार पे लागत आ रही है महीने में खर्चे की, और कर्मचारियों को किस तरह से हम बेहतर जीवन दे सकते हैं, और जो फॉरेन के अंदर हैं, जो विदेशों के कर्मचारी हैं, उनको क्या मिलता है, इस चीज की भी समीक्षा की जाती है। और वहां की जो जीडीपी है, मुद्रास्फीति है, वो कितनी है, सारी चीजें को एक कमेटी तैयार करती है और सरकार को सुपर्द कर देती है। अब मेरे हिसाब से जो ट्रोल आर्मी है, जो अंधभगत है, उनको जवाब मिल गया होगा। अगर वो चाहें, अगर सरकार मेरे को अध्यक्ष बनाए तो मैं भी इस काम को कर सकता हूं, और आपको अध्यक्ष बनाए तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्व सैनिकों की जो मेन डिमांड है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्व सैनिक पिछले 17-18 सालों से संघर्ष कर रहे हैं समानता के लिए, अपने अधिकारों के लिए। इसके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 से कम नहीं रहना चाहिए। इससे अप जाएगा तो कर्मचारियों को कुछ लाभ होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ, 1.92 हो या 2.28। अगर आईएलसी की रिपोर्ट भी हम देखें तो एक कर्मचारी परिवार जो 3 यूनिटों का है, उसका मासिक जो खर्च आता है घर परिवार को चलाने में, वो 41,000 रुपये आता है। अब 18,000 रुपये को 41,000 रुपये करने पे जो फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.28, उसके अनुसार 41,000 रुपये कर देंगे। पर इससे ज़्यादा खर्च हो रहा है एक परिवार को चलाने में, उसके पीछे कुछ नहीं बच रहा। यहाँ तक वो अपने मकान या बच्चों की अच्छी एजुकेशन या बच्चों की शादियों में वो खर्च नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं। तो 2.28 से भी कोई खास लाभ नहीं है। जाके 2.86 से अब अगर फिटमेंट फैक्टर मिलता तो थोड़ा बहुत कर्मचारियों को मिल सकता है, और कर्मचारियों के जीवन स्तर में भी सुधार हो सकता है। उसके बाद में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और आपने पता है दिल्ली हाई कोर्ट में भी चले आई है पिछले 8 साल, और वहाँ से भी जो रिजल्ट आया वो आप सबको मालूम है कि इस केस को खारिज कर दिया गया। अब जो उम्मीद है वो 8वें पे कमीशन से कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे एक समान होना चाहिए। इससे ये होगा, एक तो जो सैनिक हैं उनका वेतन में बढ़ोतरी होगी, तो पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, और साथ ही साथ जुलाई 2029 का जो OROP 4 आएगा तो उसके अंदर भी जो 32 लाख पूर्व सैनिक है उनको पेंशन में इजाफा होगा, उनकी पेंशन में। इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि देश की रक्षा करते हुए जो सैनिक जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, अब उनको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वो 5,000 रुपये से 26,000 रुपये, और दूसरे वर्ग को मिलती है 2,54,000 रुपये। तो ये भी नाइंसाफी है, ये असमानता है, ये संविधान के दायरे में नहीं है। तो इसके ऊपर भी एक बड़ी बात है। उसके बाद में पे लेवल मर्ज करना, क्योंकि पे लेवल 18 तक बढ़ा दिए, और जो सिपाही है वो बिल्कुल नीचे छोड़ दिया। अब सिपाही नायक हवलदार का जो पे लेवल है वो जाना चाहिए किसके अंदर, जो सूबेदार का पे लेवल है उसके अंदर मर्ज करना चाहिए। अब पे लेवल के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। अब पे लेवल देखोगे तो अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जो कैंटीन से गाड़ी लेते हैं, CSD से गाड़ी लेते हैं, अब वो भी पे लेवल के हिसाब से हैं, उसमें भी CC हैं। अगर कोई मान लो कोई सिपाही है, कोई हवलदार है, कोई नायब सूबेदार है, वो स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं ले सकता, छोटी गाड़ियाँ ले सकता। अगर उसके पास में अच्छे खासे चाहे पैसे भी हों तब भी नहीं ले सकता। तो पे लेवल का भी बहुत नुकसान है। एक कम्यूटेड रिकवरी, कम्यूटेड जो पेंशन है वो 12 साल होनी चाहिए। इससे बहुत, मैं कहूँगा कि लाखों पूर्व सैनिकों को फायदा होगा, और सीधा लाखों रुपये का होगा। OROP प्रेमेचर, जो OROP प्रेमेचर के लिए थी, प्रेमेचर को उसमें शामिल किया जाए। अगर प्रेमेचर को बाहर किया गया है तो OROP का कोई मतलब नहीं है। अब जो प्रेमेचर OROP से बाहर हैं वो जुलाई 2014 के बाद जो रिक्वेस्ट डिस्चार्ज आए हैं या वॉलंटरी डिस्चार्ज आए हैं वो OROP से बाहर हैं, और चाहे वो कल आए हो चाहे वो जुलाई 2014 में आए हो, अब उनको तकरीबन
4,000 रुपये का फर्क पड़ा हुआ है, 4,000 रुपये का। अब ये फर्क जो 4,000 रुपये का पड़ गया, अब 4,000 रुपये पे आप फिटमेन फैक्टर लगा लो तो ये फर्क कितना चला जाएगा, आप सोच के देखो कितना चला जाएगा। एक्स पे में भी अंतर कर दिया, पुराने वालों को पुरानी एक्स पे, नए वालों को नई एक्स पे। क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। अलाउंस है वो इंसर्जेंसी के हों, चाहे फील्ड के हों, चाहे ग्लेशियर के हों, वहाँ सभी की लाइफ को रिस्क है। अलाउंस के अंदर कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलाउंस एक शरीर का भक्ता है। हम उस कंडीशन में रहते हैं, गोलियों के सामने रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, तो अलाउंस में तो मतलब ही नहीं है फर्क करने का। जिस तरह से ECHS का मेडिकल अलाउंस मिलता है 1,000 रुपये, उसमें कोई फर्क नहीं है सिपाही से लेके जर्नल तक, क्योंकि सबका शरीर एक है। इसके बाद में आप देखोगे चिल्ड्रन अलाउंस है, चाहे बच्चे सिपाही के हों, चाहे बच्चे जर्नल के हों, सभी को एक समान मिलता है। नेवी के अंदर भी गोताखोरों का जो अलाउंस है वो भी एक समान है। तो ऐसे बहुत सारे अलाउंस है जो एक समान मिलते हैं। पर जो और अलाउंस हैं, चाहे मिलिट्री सर्विस पे का लगा लो, इंसर्जेंसी का लगा लो, फील्ड का लगा लो, ग्लेशियर का लगा लो, वो उनमें असमानता और बहुत ज़्यादा है। तो अलाउंस हमेशा एक समान होने चाहिए। अगर नहीं हो सकते तो फिर वही जो CA है, चिल्ड्रन अलाउंस है, मेडिकल भत्ता है, इनको भी अलग अलग कर दो। सिपाहियों को 1,000 रुपये दे दो, ऊपर वालों को 10,000 करो भाई, सीधी सी बात है ये तो। अगर भेदभाव करना तो सारों में चलने दो। फिर इसके बाद में है ECHS का के समय सबको मालूम है, ECHS अपने उद्देश्यों को पाने में सफल नहीं है। ECHS के अंदर जो कुछ चल रहा है कि आए दिन कहीं ना कहीं छापे लग रहे हैं सीबीआई के रंगे हाथों कर्नल भी पकड़े जा रहे हैं। यहाँ तक जो ECHS के अंदर भर्ती होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 11-11 महीने के लिए, उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो ECHS किसी भी तरह से आज अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं। ECHS की जगह इनके ATM की तरह कार्ड बनाए जाए, और हो सके तो इसको ECHS को आप पे कोई प्राइवेट संस्था को दे दो। आप देखोगे जो इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस से हम इलाज करवाते हैं, तो इंश्योरेंस वाले एक एक चीज को देख लेते हैं। वो मेडिकल वालों को 1 रुपया भी फालतू नहीं देते। यहाँ तक दवाई भी लग रही है, टीके भी लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं। और मेडिकल वाले उसको 10-15-20 दिन गेर के भी नहीं रखेंगे बेड पे, क्योंकि उनका बिल चलता रहता है, वो बेड पे पड़े रहते हैं। अब हमारे यहाँ तो ECHS वाले 10-10, 15-15 दिन उनको घेरे रखते हैं, क्योंकि उनका बिल चल रहा है। और बिल चल रहा है तो ये लाखों में, करोड़ों में, पता नहीं कितने कितने हो जाता है। तकरीबन 1 साल के अंदर 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा है। ये मेन मुद्दे हैं जो हैं। इसके बाद में कुछ भाई जो अपने गोदी यूट्यूबर कहते हैं कि DA मर्ज, DA तो अब मर्ज नहीं होगा, ये तो फालतू की बातें होती है कि DA मर्ज कर दो, ये कर दो, क्योंकि अब वो चीज़ें होंगी नहीं। अगर DA मर्ज भी कर दिया बेसिक में और उसके बाद में फिटमेन फैक्टर लग गया, तो भाई आप जानते हो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 2.86 से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर सरकार करना चाहे तो कर सकती है वैसे तो, पर सरकार करेगी नहीं। सरकार कर सकती है जो सांसद हैं, क्योंकि वो सांसद गरीब है, उनका वेतन और पेंशन बढ़ा सकती है। जैसे अब पिछले 2 महीने पहले बढ़ाया था 24% और 2.5 महीने का एरियर भी दिया था। उसके बाद में 18 महीने का DA एरियर की भी मांग उठती रहती और उठनी भी चाहिए, पर 18 महीने का DA एरियर कर्मचारियों को नहीं देगी। वही बात आती है फिर 18 महीने का जो DA एरियर था, जो पैसा सरकार की तिजोरी में बचा, उस पैसे से सरकार ने सांसदों का भला कर दिया, उनका 24% वेतन और भत्ते बढ़ा दिए, 2.5 साल का एरियर दे दिया। तो साथियों, अब आते हैं जो हमारे पूर्व सैनिकों की जो जायज मांगे हैं। अब इसके ऊपर सरकार कितना ध्यान देगी, कितना जो पे कमीशन है वो कितना ध्यान देगा, तो मेरे को लगता है ध्यान नहीं देगा, क्योंकि सरकार तक आपकी आवाज़ जाएगी नहीं, सरकार ध्यान देगी नहीं। अब आवाज़ कौन लेके जाए? आवाज़ वो लेके जाए जो पिछले 17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जो कमेटियां, जो संस्थाएं हैं। अब उनको फिर एक बार सामने आना चाहिए। मैं खासकर कहूँ तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, नायक हरपाल है, इनको बाहर आके और कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। उसके साथ ही में ही वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को भी साथ में मिल के, जो भी इनके बीच में छोटी मोटी बातें हैं, कुछ भी हैं, उनको पीछे हटाओ, क्योंकि आप दोनों ही है जो जवानों का भला कर सकते हैं।
जो कुछ हुआ उसको। उसके अलावा पूरे देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो बाहर आएगी। वो आएंगे बाहर जब भी सबका कमेटी या वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कोई ऐलान करती है तो उसी समय वो सरकारी एजेंट बन के बाहर आ जाएंगे, गोल टोपी लगा के आ जाएंगे और एक अच्छे शब्दों की एक लाइन लेके आएंगे और उन शब्दों के माया जाल में आप लोगों को फंसाएंगे। क्योंकि वही आदमी है जो 2023 में जो जंतर मंतर पे 1 साल का आंदोलन चला, उस आंदोलन को तोड़ने वाले और सरकार की गोद में बैठने वाले, पिछले दरवाजे से 4 मीटिंगें करी। और तो यार आप लोगों के क्या सबूत दिए? सारा देश जानता है कि वहां पर जो 17 लाख रुपये आया सबका कमेटी के पास में, वो गोल टोपी वाला और उसकी टीम लेके भाग गई। और वे वही आदमी है जो कभी भी आप लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो उन आदमियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वह आदमी कभी भी सामने आके जंतर मंतर पे या दिल्ली में कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लिख के ले लेना। और इससे यह होगा कि जो आंदोलन करने वाले हैं वो बेचारे पीछे हटते रहेंगे। इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान होगा 32 लाख पूर्व सैनिकों का, क्योंकि हम उनकी बातों में बढ़ जाएंगे या उनकी बातों से प्रभावित होके हम उनके साथ में हो जाएंगे और वो घर से बाहर जाएंगे नहीं, वो घर से बाहर निकलेंगे नहीं। तो इससे जो आवाज निकालने वाली संस्थाएं हैं, जो हकों को लेके जंतर मंतर दिल्ली में पूछ सकती है, जो 32 लाख पूर्व सैनिकों का न्याय मांग सकती है, स्वाभिमान मांग सकती है, आत्मसम्मान मांग सकती है, जायज हकों के लिए संघर्ष कर सकती है, वो संस्थाएं पीछे हट जाएंगी, वो आगे नहीं आएंगी, क्योंकि उनको साथ नहीं मिलेगा। साथियों, यहां पर मैं सीधे तौर पे कहूं तो 32 लाख पूर्व सैनिकों के हकों के लिए आप लोगों को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का साथ देना पड़ेगा। वो कोई साथ प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं ले रही। अगर आप लोगों ने 1 साल जंतर मंतर आंदोलन का समर्थन किया और सबका कमेटी का साथ दिया, तो OROP 3 में आप लोगों को जो भी फायदा होया हो, चाहे कितना भी कम होया हो, वो उसी आंदोलन की वजह से होया है। अगर 1 साल आंदोलन नहीं चलता तो इतना फायदा नहीं होता, बहुत ही कम में जाते आप रहते 550 से 600-700 रुपये के बीच में। और आज आप सीधे तौर पे कहूं तो 2400 रुपये से लेकर 3400 रुपये तक गए। हाँ, मैं मानता हूं कि JCO रैंक को नहीं मिला OROP 3 में भी कुछ, ना OROP 2 में, ना OROP 1 में, पर हमने 1 साल तो वहां बैठे। तो साथियों, मेरा तो आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का साथ दो और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को भी कहो कि आप ही 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा हमारे को उम्मीद नहीं है। और तो गोल टोपी लगाएंगे, कोट टाई पहन के यूट्यूब बनाएंगे और पता नहीं किस किस कर्नल को दिखाएंगे कि ये अब ये जवानों के पीछे खड़ा होगा, ये खड़ा होगा। और गर्मी के मौसम में इतने बड़े बड़े कोट पहन के आएंगे, नीचे तक डांगरी पहन के आएंगे। अगर एक तरह से देखें तो ऐसा लगता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है। इतनी गर्मी में कौन कोट पहनता है, वो भी घुटनों तक, क्योंकि बहुत आदमियों का दिमाग चल पड़ता है। और हमने तो पता ही, आप लोगों को भी पता है किस तरह से दिमाग चलने लग जाता है। तो वो दिमाग चल पड़ा, उसमें 2 व्यक्तियों का आपस में दिमाग चला हुआ है। एक ऑनरेडी कैप्टन है जो यूट्यूब बनाता है, कोट टाई लगाता है, एक और भी है। तो आप लोग इनसे बच के रहे और सबका कमेटी का साथ दे दे। मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजू।